आज हम लोग पढ़ेंगे ये ग्रेच्युटी। ध्यान देना बेटा, ग्रेच्युटी पे। ग्रेच्युटी क्या होता है? तो ग्रेच्युटी एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी इज ए रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या होता है इसमें? तो सबसे पहले आप लिखो, ग्रेच्युटी इज ए पेमेंट made by the employer to an employee in appreciation of the past services rendered by the employee, rendered by the employee। देखो जरा ध्यान से देखना कि ग्रेच्युटी इज ए पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इन एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। अच्छा, कितना बढ़िया लाइन कि कह रहा है कि एम्प्लॉई ने जो पीछे रेंडर्ड सर्विस रेंडर्ड किया है उसके एप्रिसिएशन के लिए ग्रेच्युटी मिलता है। ग्रेच्युटी एक तरह से समझो तो रिवार्ड है। जो आपने पास्ट में सर्विसेज किया है उसके बदले में आपको ग्रेच्युटी मिलता है। ध्यान ये देना है कि ग्रेच्युटी दो कंडीशन में आपको मिल सकता है। या तो रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगा या डेथ के बाद वो मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा। तो ग्रेच्युटी जो रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय आइदर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सर्विस और डेथ ऑफ सर्विस। जरा ध्यान देना, दो ही केसेज में मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद। जरा ध्यान देना कि रिटायरमेंट के बाद जो मिलेगा, द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एम्प्लॉय को मिलेगा एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। और डेथ के केस में अगर एम्प्लॉय का डेथ हो गया है तो लीगल हियर को मिलेगा, उसके उत्तराधिकारी जो होगा उनको मिलेगा लीगल हियर को आफ्टर डेथ। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि ग्रेच्युटी इज आइदर रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और in case of death the legal heir of employee is entitled to receive the gratuity। तो ग्रेच्युटी दो ही केस में मिलेगा। अब ध्यान ये देना है कि अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय
an employee, gratuity received by an employee on his retirement is taxable under the head of सैलरी। मैंने तो आपको बार बार बताया कि जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा और एम्प्लॉयर ने कुछ भी एम्प्लॉई को दिया तो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी होगा। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई को ग्रेचुटी का अमाउंट मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। लेकिन अगर लीगल हियर को उनके डेथ के बाद मिलेगा, उनके डेथ के बाद, एम्प्लॉई के डेथ के बाद अगर लीगल हियर को मिला ग्रेचुटी, तो यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ना आकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो जरा आप लिख लो कि ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय, बट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय, ग्रेचुटी received by the legal heir of employee shall be taxable under the head income from other sources, income from other sources, income under the head of other sources, income under the head of other sources। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ग्रेचुटी में जब भी ग्रेचुटी, सबसे पहले तो आप इतना समझ गए कि ग्रेचुटी जो है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को दिया जाता है या तो आफ्टर द रिटायरमेंट या डेथ ऑफ रिटायरमेंट। आफ्टर द रिटायरमेंट अगर होगा तो एम्प्लॉई को मिलेगा, आफ्टर द डेथ उसके लीगल हियर को मिलेगा। अगर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई लेता है ग्रेचुटी तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, और डेथ के बाद अगर लीगल हियर को मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होंगे। यहां तक समझ में आ गया? जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया भाई, जो पढ़ लिया कि ग्रेचुटी या तो आफ्टर द रिटायरमेंट मिलेगा या आफ्टर द डेथ मिलेगा। आफ्टर द रिटायरमेंट अगर मिलेगा तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय को मिलेगा। लेकिन आफ्टर डेथ अगर मिलता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। अब आप लिखिए, आवाज क्यों कट रही है? कट रही है आवाज? भाई नहीं भैया, करते हैं
नहीं कट रही भाई रेगुलरिटी पे कट रही है इसमें मेरा अच्छा तुम लॉगिंग हो जाओ ना, फिर से देखो ना एक बार। अच्छा एक बात आप देखो कि दोनों ही केस में या तो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1010 gratuity is exempted up to a certain limit. According to section 1010, gratuity is exempted up to a certain limit. भाई सेक्शन 1010 कहता है कि ग्रेचुइटी एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होते हैं, और एग्जेम्प्टेड कितना होता है उसका कैलकुलेशन हम बताएंगे। कैलकुलेशन के लिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रेचुइटी के पर्पज से एम्प्लॉय को दो भागों में बांटा गया है। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा अदर एम्प्लॉय। अब देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ग्रेचुइटी कितना भी मिले वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है। exempted from टैक्स। और किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 1010(1) के तहत, सेक्शन 1010(1) के तहत। देखो हम ये कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1010 ग्रेचुइटी इज एग्जेम्प्टेड अप टू ए सर्टेन लिमिट। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी द एम्प्लॉय कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका जो ग्रेचुइटी के रूप में जो भी रिसीव होगा वह एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो फिर इस एम्प्लॉय को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि एम्प्लॉय who receive gratuity under the payment of Gratuity Act 1972। ये बात जरा साफ से लिख लेना।
थोड़ा जगह कम है, फिर अगले पेज पे चलता हूं मैं। ये कह रहा है एम्प्लॉई हु रिसीव ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, और दूसरा है अदर। दूसरा है अदर एम्प्लॉय। दूसरा है अदर एम्प्लॉय। दूसरा है अदर एम्प्लॉय। दूसरा है अदर एम्प्लॉय। ध्यान देना कि मैंने आपको बताया कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पोर्शन exempted from tax, employee is divided into two categories: government employee, other employee. If you are a government employee, then gratuity received by you or your legal year is exempted from tax according to section 10(10)(1). No need to pay tax on gratuity. अब आ जाओ अदर एम्प्लॉई में। फिर मैंने बताया एम्प्लॉई हु रिसीव ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 और अदर एम्प्लॉई। अब इसमें पहला जो पार्ट है वही कि एम्प्लॉई हु रिसीव gratuity under the payment of gratuity act 1972, जो एम्प्लॉई 1972 के तहत आता है, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत आता है, उस पे सेक्शन लागू होते हैं। सेक्शन 10(10)(2। उसके लिए जो ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड होते हैं वो जरा देख लेना। पहला कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड। ग्रेचुटी एक्चुअली received. The amount of gratuity actually received. दूसरा 15 days salary for every completed year of service. Every completed year of service. 15 days salary for every completed year of service. और C ₹20 लाख। देखो 20 लाख है ना, पहले ये अमाउंट 10 लाख था, 20 लाख। विच एवर इज लेस। इन तीनों में जो बेटा कम होगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा ग्रेचुटी। ध्यान देना, इन तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी होगा, टैक्स फ्री होगा और बाद बाकी टैक्सेबल होगा।
लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, दो बातें यहां बहुत जरूरी है। 15 डेज सैलरी का मतलब होता है, 15 डेज सैलरी का मतलब, 15 डेज सैलरी का मतलब लिखते जाना, 15 डेज सैलरी का मतलब होता है कि उनके सैलरी जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट, जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट से पहले सैलरी कितना था, उसको 26 से डिवाइड कर देना, 26 से डिवाइड कर देना और 15 से इंटू कर देना, ये 15 डेज सैलरी होगा। फिर वो जितने दिन काम किए होंगे, वर्क किए होंगे, वो पीरियड, जैसे 15 साल काम किया, 16 साल काम किया, तो उनसे गुना कर देना, ये सेकंड पॉइंट होगा। तो 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना आप समझ गए? भैया क्या क्या बताएगा, बोलो यासीन, बोलो दोबारा बताना भी एक बार। 15 डेज सैलरी कैसे काउंट करनी है? 15 डेज सैलरी का मतलब होता है कि जिस दिन वो रिटायर हुआ या जिस दिन उसे वो मरा, उससे जस्ट बिफोर उसने कितना सैलरी रिसीव किया था, उसे जो 26 से डिवाइड कर देना। हाँ, मतलब जो जैसे उसको रिटायरमेंट हो गया वो जुलाई में, तो उसने जून में जो सैलरी रिसीव की थी उसको डिवाइड करा है 26 से। हाँ, अगर रिटायरमेंट से पहले मान लो उसका सैलरी था 52,000, तो 52,000 को 26 से डिवाइड कर देना, 15 से गुना कर देना, 30 दिन हो गया, 30,000। ये 15 डेज सैलरी 30,000 हो गया। इनटू एवरी ईयर भी होगा ना भी इसमें? हाँ, वो तो आप करोगे, ये तो मैंने कैलकुलेशन बताया। 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जितने ईयर उसने कंप्लीट किया होगा सर्विस, उससे मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिन चिंता की बात नहीं है। समझे? हाँ भैया। अब आ जाओ, अगला पॉइंट है बेटा, कंप्लीटेड ईयर का क्या मतलब होता है? कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है यहां कि अगर किसी ने मान लो 15 साल 5 महीना काम किया, 6 महीने तक काम किया, तो उसे 15 साल ही मानोगे। लेकिन 15 साल कोई 7 महीना, तो देखो मैंने आपको बताया कि ग्रेचुइटी के कैलकुलेशन, ग्रेचुइटी कितना एग्जेम्प्टेड होगा उसके कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉय को दो भागों में बांटा गया है। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ग्रेचुइटी के रूप में जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा, सेक्शन 10(10)(1) के तहत। अगर अदर एम्प्लॉय हैं तो अदर एम्प्लॉय के केस में अदर एम्प्लॉय को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है दो भाग में, एक एम्प्लॉय हु रिसीव ग्रेचुइटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 और अदर। अगर आप ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 में है तो सेक्शन 10(10)(2) के तहत जो एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी होगा वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसिप्ट, जितना ग्रेचुइटी रिसिप्ट हुआ होगा, 15 डेज सैलरी, 15 दिन का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और 20 लाख, इन तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी होगा। फिर हमने आपको बताया 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सैलरी जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले सैलरी कितना था उसको 26 से डिवाइड करो, इंटू 15 करो, ये आपके हो जाएंगे
15 डेज सैलरी। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मैंने बताया कि अगर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत है तो कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है 50 माने 6 मंथ अगर कंप्लीट कर लिया तो आपको 1 साल मान लिया जाएगा। तो 15 ईयर और कोई 5 मंथ काम किया तो 15 ईयर, और 15 ईयर 7 मंथ कोई काम किया तो 16 ईयर माना जाएगा। अब आ जाइए, अब मैं दूसरा टॉपिक इसका ग्रेचुइटी का लास्ट टॉपिक समझा रहा हूं, और वो लास्ट टॉपिक है अदर एम्प्लॉय के केस में। अदर एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय के केस में यहां पर सेक्शन लगता है सेक्शन 10, 10 और 3, 10, 10, 3, सेक्शन 10, 10, 3 अदर एम्प्लॉय के केस में। अदर एम्प्लॉय के केस में ये कह रहा है अदर एम्प्लॉय के केस में, इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय, जरा ध्यान से देखना कि पहला है एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसिप्ट। ग्रेचुइटी एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, ग्रेचुइटी रिसिप्ट। दूसरा है, वहां देखो 15 मंथ सैलरी था, यहां हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी। यहां पर हमने जो एम्प्लॉय ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत कवर्ड होते थे उसमें मैंने बताया था 15 डेज सैलरी, और इसमें है हाफ मंथ सैलरी। लोग समझते हैं 15 डेज सैलरी और हाफ मंथ सैलरी एक ही होता है, लेकिन हम बताएंगे आपको कि ये दोनों दो चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। आगे हम बताएंगे। हाफ मंथ सैलरी for every completed year of service, for every completed year of service, for every completed year of service, or C rupees 10 lakh, sorry 20 lakh, whichever is less। 10 लाख है हाँ भैया, हाँ, इस पे 10 लाख है और उसमें 20 लाख। हाँ। चलो ठीक है, लिख लो 10। 20 लिखा है मेरी बुक में तो। हाँ अरे 20 लाख ही है, उसको चेंज कर लो। भैया इस पे 10 नहीं, दोनों में 20 लाख ही होगा। हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और नीचे लिखा 20। हाँ, दोनों में 20 लाख ही है, व्हिच एवर इज। whichever is less। इन दोनों में, इन तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। इन दोनों तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। whichever is less, इनमें जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। अब देखो यहां भी कैलकुलेशन ऑफ
हाफ मंथ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ का सैलरी कैसे कैलकुलेट करो, देखो सबसे पहले आप इसमें क्या करना, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, 10 मंथ, 10 महीने का एवरेज सैलरी निकाल लेना, उसको आधा कर देना, हाफ कर देना। 10 महीने का एवरेज सैलरी मतलब क्या, रिटायर हुआ ना जिस दिन, उस दिन से 10 महीने का सैलरी को जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसे 10 से डिवाइड कर दो, वो हाफ मंथ्स माने वो एवरेज सैलरी होगा 10 महीने का, और उसे 2 से डिवाइड कर दो तो वो हाफ मंथ सैलरी हो जाएगा, और उसे इनटू कर देना जितने नंबर ऑफ ईयर उसने कंप्लीट किया है सर्विस। और यहां पर लेकिन देखो कंप्लीटेड ईयर कुछ अलग है। कंप्लीटेड ईयर मतलब यहां होता है अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल और 11 महीने भी काम कर लिया ना तो भी उसे 10 साल ही कंप्लीट मानोगे। जब तक वो पूरा साल कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक उसे हाफ माने उस साल को काउंट नहीं करेंगे। इसमें उसमें था कि 6 मंथ अगर कंप्लीट कर लेगा तो 1 साल काउंट कर लेंगे, यहां नहीं, अदर एम्प्लॉय के लिए ध्यान देना। तो आपने पूरा ग्रेच्युटी आज पढ़ लिया। सबसे पहले